जय हिंद। दोस्तों, जब भी हम किसी टारगेट के लिए एम करते हैं तो हमें उससे रिलेटेड हर बारीकी के बारे में, हर रूल के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमें नहीं पता होगा तो कहीं ना कहीं हम मार खा जाएंगे, और अगर हमें पता होगा तो हम उससे रिलेटेड हर अपॉर्चुनिटी अवेल कर पाएंगे। हमारे हार्डवर्क से रिलेटेड जो भी आउटकम आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, उससे रिलेटेड हर अपॉर्चुनिटी को अवेल कर पाएंगे। ये एक हार्श रियलिटी है कि मोस्टली स्टूडेंट्स जब भी किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उससे रिलेटेड ज़्यादा डिटेल्स जानने की कोशिश नहीं करते, रिलेटेड टू रूल्स, क्या अंदर बारीकी है रूल्स से रिलेटेड। बस ऊपर ऊपर की नॉलेज लेते हैं, ऊपर ऊपर से नोटिफिकेशन पढ़ेंगे। कुछ तो नोटिफिकेशन भी नहीं पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं वो कई बार ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं और उसके बाद प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। कई बार ये चीज़ बहुत नेगेटिव साबित होती है स्टूडेंट्स के लिए। आप कोई इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हो उस एग्जाम से रिलेटेड। आप र्यूमर्स पे ब्लाइंडली बिलीव कर लेते हो। सिर्फ वो स्टूडेंट्स र्यूमर पे ब्लाइंडली बिलीव करते हैं जिनको पूरी डिटेल्स नहीं पता होती। अगर आप जिस चीज़ के लिए एम कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको पूरी नॉलेज है, प्रिसाइज नॉलेज है, तो कभी भी आप र्यूमर्स पे नहीं जाओगे। खास करके आजकल के सोशल मीडिया के टाइम पे जब र्यूमर्स भरे ही रहते हैं, एक क्वालिटी कंटेंट से ज़्यादा र्यूमर से भरा हुआ कंटेंट है, नेगेटिव कंटेंट है, तो आप ऐसे कंटेंट से इन्फ्लुएंस नहीं होगे, प्रोवाइडेड आपको पता है कि हाँ, इस एग्जाम से रिलेटेड सारे फैक्ट्स मुझे प्रिसाइजली पता है। ऐसे ही यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम से रिलेटेड बहुत चीज़ें स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, उनको पता ही नहीं होती हैं। ऊपर ऊपर से रूल्स को पढ़ के अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या करने वाले हो तो आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज हम एक ऐसा फैक्ट डिस्कस करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जो एग्जाम के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी नहीं पता होता, और अगर पता भी होता है तो थोड़ा बहुत पता होता है, ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स नहीं पता होती। आज के सेशन में मैं इससे रिलेटेड पूरी की पूरी टेक्निकल डिटेल्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। क्या आप लोग जानते हो कि हर साल जब आईएएस का रिजल्ट आता है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का रिजल्ट आता है, तो न्यूज़ फ्लैश हो जाती है हर जगह कि यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा के नतीजे घोषित किए। एक मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होती है। क्या आपने उस मेरिट लिस्ट का जो एक प्रेस नोट होता है कभी पढ़ा है? कभी ध्यान से पढ़ते ही नहीं है। क्या आप जानते हो कि इस मेन लिस्ट को डिक्लेयर करने के कुछ महीने के बाद यूपीएससी एक सेकेंड मेरिट लिस्ट भी डिक्लेयर करता है इसी एग्जाम से रिलेटेड? आप में से बहुतों को नहीं पता होगा, और जिनको पता होगा उनको इसका हो सकता है सिग्निफिकेंस ना पता हो, या टेक्निकलिटीज ना पता हो, ये ना पता हो कि क्यों इतना गैप लगता है दोनों लिस्ट के बीच में। तो आज हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अब ये जो सेकेंड लिस्ट यूपीएससी डिक्लेयर करता है, इसको ऑफिशियली रिजर्व लिस्ट के नाम से डिक्लेयर करता है। अब नाम सुन के आपको लग सकता है कि ये शायद सिर्फ रिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स की लिस्ट हो, उनके कैंडिडेट्स की लिस्ट हो। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें भी जनरल और रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो मिक्स्ड होते हैं। तो नाम ऐसा क्यों है? नाम इसलिए है क्योंकि यूपीएससी ने रूल्स के हिसाब से एक और लिस्ट मेंटेन कर रखी होती है आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट लिस्ट। जब मेन लिस्ट जो डिक्लेयर होती है उसके बाद एक और लिस्ट जो है मेंटेन कर रखी होती है, कॉन्फिडेंशियली मेंटेन कर रखी होती है। आप कह सकते हो रिजर्व करके रखे होते हैं वो स्टूडेंट्स की। जब डीओपीटी और स्टूडेंट्स हमसे मांगेगा और कैंडिडेट्स हमसे मांगेगा तो हम ये लिस्ट डिक्लेयर करेंगे। वो अभी आगे मैं आपको समझाऊंगा कि डीओपीटी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स मांगता है, इसका क्या मतलब हुआ। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका फंडा क्या है। पहले तो इसके नाम हम देख लेते हैं। इसको सप्लीमेंट्री लिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। डीओपीटी की वेबसाइट पे आप कई बार देखोगे तो वो कई बार सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, तो वो इसी लिस्ट की बात कर रहे होते हैं उस टाइम पे। अब हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि इस लिस्ट का फंडा है क्या। हम एज्यूम कर लेते हैं कि सीएससी एग्जाम में एक पर्टिकुलर ईयर में 1000 वैकेंसीज नोटिफाई की गई हैं। यूपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाली सिविल सर्विसेज एग्जाम की, तो उसमें लिखा है कि अराउंड 1000 वैकेंसीज के लिए एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। पहले आपको यह भी समझना है कि ये 1000 वैकेंसीज यूपीएससी ने नहीं डिसाइड की हैं, ये आती हैं डीओपीटी की तरफ से। डीओपीटी रिक्वेस्ट भेजता है यूपीएससी को कि आप एग्जाम कंडक्ट कीजिए इस साल 1000 वैकेंसीज के लिए। तो उसके बाद यूपीएससी उसके अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन निकालता है कि हम इस साल 1000 वैकेंसीज के लिए एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर रही है यूपीएससी को। इस बात को आप समझो, यूपीएससी अपनी मर्जी से वैकेंसीज नहीं निकाल रहा है। अब इन वैकेंसीज के अंदर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस एंड अदर अलाइड सर्विसेज, उसका मतलब आप समझते होंगे जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंदर ग्रुप ए सर्विसेज हैं वो, प्लस ग्रुप बी सर्विसेज जो डैनिक्स
डेनिप्स होती है, पॉन्डिप्स होती है, पॉन्डिक्स होती है, ये सब भी इसी में इंक्लूडेड होती हैं। तो टोटल कुल मिला के 1000 वैकेंसीज हम एज्यूम कर लेते हैं एक पर्टिकुलर ईयर में जिसमें एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। अब इन 1000 सीट्स में से कुछ सीट्स होंगी जनरल कैटेगरी की और कुछ होंगी रिजर्व्ड कैटेगरी की, ये चीज सबको पता है। इसके बाद जब यूपीएससी पूरा एग्जाम प्रोसेस कंडक्ट करेगा, प्रीलिम्स, मेंस, पर्सनालिटी टेस्ट, उसके बाद आप एक्सपेक्ट करोगे कि यूपीएससी ने क्योंकि 1000 वैकेंसीज की एडवर्टाइजमेंट की थी, गवर्नमेंट ने 1000 वैकेंसीज बोला था कि हमें भरनी है, इसमें रिक्रूटमेंट करना है, तो अब जब रिजल्ट निकलेगा, फाइनल रिजल्ट, मतलब फर्स्ट लिस्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो उस टाइम 1000 कैंडिडेट्स जो हैं रिकमेंड होने चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। हर साल जो फर्स्ट लिस्ट निकलती है उसमें कम कैंडिडेट्स होते हैं। हम मान लेते हैं कि उस साल यूपीएससी ने 900 जो बच्चे हैं वो रेकमेंड किए फर्स्ट लिस्ट के अंदर। अब इसके बाद कुछ एक लोग जिनको कोई नॉलेज नहीं है यूपीएससी के रिगार्डिंग, कुछ नहीं पता है, ना उनको एग्जाम के बारे में कुछ पता है, ऐसे लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट कई बार इस तरह के डाल देंगे, वीडियोस बना देंगे कि 100 सीटें कहाँ चली गई, 100 सीटें गायब हो गई, पता कुछ है नहीं है, तो इस तरह की बातें उठा के सोशल मीडिया में फैलाने लग जाते हैं कुछ लोग। और जो लोग खुद भी रूल्स के बारे में नहीं जानते वो ऐसी चीजों को मानना शुरू कर देते हैं, अपना दिमाग इन वीडियोस को देखने में चलाएंगे, खुद नोटिफिकेशंस में या रूल्स के अंदर जाने में कभी नहीं चलाएंगे। अब होता क्या है कि जब यूपीएससी ने पर्सनैलिटी टेस्ट कंडक्ट किया, हम मान लेते हैं कि 2500 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए, पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया गया था यूपीएससी की तरफ से। अब जब इन बच्चों के मेंस के मार्क्स प्लस इंटरव्यू के मार्क्स ऐड किए जाते हैं तो आप समझ सकते हो कि एक मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी 1, 2, 3 से लेके 2500 तक। अब आप सोचोगे कि ठीक है, इसमें से टॉप 1000 उठा लेने चाहिए। अभी आपको रूल्स को थोड़ा समझना होगा यहाँ पे। अब ये जो लिस्ट, मेरिट लिस्ट इन ऑर्डर ऑफ मार्क्स तैयार हुई है कि सबसे ज्यादा यहाँ मार्क्स, सबसे कम यहाँ मार्क्स। अब इसमें हो सकता है यहाँ जनरल कैंडिडेट हो, यहाँ कोई ओबीसी कैंडिडेट हो, यहाँ कोई 7th नंबर पे एससी कैंडिडेट हो, तो ये मिक्स चलेगा। आप ये नहीं कह सकते कि स्टार्टिंग में सारे जनरल हैं फिर उसके बाद बीच में रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स आएंगे, कि नहीं, ये डिपेंडिंग अपॉन कि किस बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया है रिटन एग्जाम में, पर्सनैलिटी टेस्ट में, उसके हिसाब से होगा। तो कहीं जनरल का होगा, मान लो यहाँ जनरल का है, यहाँ ओबीसी का है, फिर जनरल है, फिर जनरल है, फिर आप कह सकते हो एससी का है, कहीं कहीं एसटी का है, फिर जनरल का है, जनरल का है, यहाँ आप फिर ओबीसी हो सकते हो। तो ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा, ये मिक्स होता चला जाएगा। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज जो यूपीएससी चेक करेगा वो ये करेगा कि 1000 कैंडिडेट्स जब गवर्नमेंट ने मांगे थे तो उसमें से जनरल कैटेगरी के कितने मांगे थे और रिजर्व्ड कैटेगरी के कितने मांगे थे। हम एज्यूम कर लेते हैं कि उस साल गवर्नमेंट ने 500 कैंडिडेट्स रिजर्व्ड कैटेगरी के मांगे और 500 जनरल कैटेगरी के मांगे। एक हाइपोथेटिकल सा फिगर ले रहे हैं हम जस्ट समझने के लिए कि प्रोसेस है क्या। अब जब 500 रिजर्व कैटेगरी के मांगे, जिसमें सारी की सारी रिजर्व कैटेगरीज इंक्लूडेड हैं, और उसमें ये 500 में से भी फिगर होगा कि ठीक है ओबीसी में कितने, एससी में कितने, एसटी में कितने, ईडब्ल्यूएस में कितने, वो सब का सब जो है आपका कंसोलिडेटेड फिगर 500 में आ गया। अब यूपीएससी क्या करेगा, ये जो 2500 की एक जो मेरिट लिस्ट है इसके अंदर से 500 रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स की एक मेरिट लिस्ट तैयार कर लेगा। ये मिक्स्ड मेरिट लिस्ट थी जिसमें सारे के सारे कैटेगरीज इंक्लूडेड थी, इंक्लूडिंग जनरल। इनमें से टॉप 500 जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके मेरिट लिस्ट तैयार कर लेगा। उसमें से भी ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब एससी, एसटी, ओबीसी जो उनसे सीक्वेंस में, नहीं, जितने ओबीसी, जितने एससी, जितने एसटी, उन सब की तैयार करेगा जितने रिक्वायर्ड हैं, जितने गवर्नमेंट ने मांगे हैं मेरिट लिस्ट ऑर्डर में, मतलब डिक्रीजिंग मार्क्स के ऑर्डर में। अब यूपीएससी इंपॉर्टेंट स्टेप ये चेक करेगा कि इनमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके प्री में, मेंस में जो मार्क्स हैं वो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ से ऊपर थे, दोनों में, ये नहीं एक में। इनमें से कितने बच्चों के मार्क्स जो हैं प्री में जनरल कैटेगरी से ज्यादा थे, जो कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी की, मेंस के जो मार्क्स थे वो भी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ से ज्यादा थे। उसके अलावा इन्होंने कोई एज रिलैक्सेशन अवेल नहीं किया, मतलब इनकी जो एज है, क्वालिफाइंग एज है, वो अंडर 32 थी।
उसके अलावा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी इनके 6 या उससे कम थे जो जनरल कैटेगरी के होते हैं। मतलब इन्होंने जनरल कैटेगरी वाले सारे पैरामीटर्स फुलफिल किए हैं। ये आए थे एज अ रिजर्व्ड कैंडिडेट, बट इन्होंने सारे के सारे जो पैरामीटर्स हैं जनरल कैटेगरी के वो फुलफिल किए हैं। अब हम मान लेते हैं कि 500 में से 100 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने ये सारे जनरल कैटेगरी के पैरामीटर्स फुलफिल किए, और जो रिमेनिंग 400 थे उन्होंने कोई ना कोई आप कह सकते हो एज रिलैक्सेशन अवेल कर लिया, उनका अटेम्प्ट 6th अटेम्प्ट से ज़्यादा वाला था, या उनके जो मार्क्स थे प्री या मेंस के अंदर वो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ से कम मार्क्स थे, तो वो इसमें नहीं आएंगे। ये 100 एक फिगर यूपीएससी ने निकाल लिया। अब यूपीएससी क्या करेगा कि ये जो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं इनकी एक अलग लिस्ट तैयार करेगा, जनरल कैटेगरी की मेरिट लिस्ट। अब ये जो मेरिट लिस्ट होगी, अगर सरकार ने 500 बच्चे जनरल के मांगे थे तो यूपीएससी इनमें से 100 माइनस कर देगा, ये वाला फिगर जो यहां से आया है ये माइनस कर देगा और टॉप 400 को उठाएगा। तो एक फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की जाएगी जिसके अंदर जनरल के होंगे 400 और रिजर्व्ड के होंगे 500। तो ये जो हम यहाँ फिगर देख रहे थे 900, वो यहां से आया है कि रिजर्व्ड कैटेगरी की जितनी सीटें थी वो सारी की सारी डिक्लेयर कर दी, जनरल कैटेगरी की जो सीटें थी उनमें से जो हमने अभी फिगर निकाला ये 100 वाला वो माइनस करके 400 की डिक्लेयर की। मतलब ये जो अब जनरल और रिजर्व्ड को अब ये मिक्स कर देंगे, जब फाइनल रिजल्ट निकालेंगे वो मिक्स कर देंगे डिपेंडिंग अपॉन देयर मार्क्स वापस। अभी तो हमने बाइफरकेट किया था कि रिजर्व्ड की अलग बनाई थी ये एक फिगर निकालने के लिए, जनरल की अलग बनाई थी उसमें से ये डिडक्ट करने के लिए। बट अब जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो फाइनल रिजल्ट की हम बात करते हैं वो डिक्लेयर होगी, वो इन दोनों कैटेगरीज को मिक्स करके होगी डिपेंडिंग अपॉन देयर मार्क्स, जो ये वाली चीज थी। आई होप आप समझ गए हो कि फर्स्ट रिजल्ट कैसे डिक्लेयर हुआ है। अब आप सोचोगे कि अब 100 बच्चा कहां चला गया, अब इसका क्या बनेगा, यहीं से ये रिजर्व लिस्ट का फंडा आता है। अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो 900 बच्चे की लिस्ट है, ये जो 900 बच्चे की लिस्ट है ये भेज दी जाएगी डीओपीटी को। अब डीओपीटी क्या करेगा इसमें, डीओपीटी ने यहाँ पे सर्विस एलोकेशन करनी है। आप जब अपना फॉर्म भरते हो, मेंस का फॉर्म भरते हो, अपनी सर्विस प्रेफरेंस भरते हो कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस आईएएस, फिर आईपीएस या आईएफएस, उसके बाद इनकम टैक्स कस्टम्स, इस तरह से आप सारी की सारी सर्विसेज की प्रेफरेंसेस भरते हो। उसके अलावा आईएएस और आईपीएस को लेके आप कार्डर की प्रेफरेंस भरते हो कि पहले मेरा ये होम कार्डर प्रेफरेंस है, फिर ये कार्डर प्रेफरेंस है, इस तरह से आप अपनी प्रेफरेंसेस भरते हो। तो अब वो सर्विस एलोकेशन और कार्डर एलोकेशन का काम किसका है, वो डीओपीटी का है। डीओपीटी अब ये जो 900 बच्चा है इसकी सर्विस एलोकेशन करेगा। अब जब सर्विस एलोकेशन करेगा तो डीओपीटी इन 100 बच्चों पे ध्यान देगा। ये 100 बच्चा वही है रिजर्व कैटेगरी का जिन्होंने जनरल कैटेगरी के सारे पैरामीटर्स फुलफिल किए। अब मान लो ये जो सेकंड रैंक पे जो बच्चा आया है, जो ओबीसी कैंडिडेट है, ये इन 100 बच्चों में से ही है जिसने जनरल कैटेगरी के सारे पैरामीटर्स फुलफिल किए हुए हैं। तो जब डीओपीटी सर्विस एलोकेशन करेगा उस टाइम इसको जनरल कैंडिडेट कंसीडर करके ही एलोकेशन करने की कोशिश करेगा। कैसे, अब मान लो इसने पैरामीटर्स फुलफिल किए तो डीओपीटी इसको पहले मानेगा जनरल कैंडिडेट। अब जनरल कैंडिडेट मान के पहले इसकी सर्विस प्रेफरेंस देखी जाएगी। अगर इसने आईएएस भरा है तो देखा जाएगा कि जनरल कैटेगरी में आईएएस इसके रैंक पे अवेलेबल है, टिक हो गया, ठीक है, इसको इसके हिसाब से सर्विस अलॉट होगी। और ये जो सारा का सारा जो प्रोसेस है वो एक जनरल कैंडिडेट के हिसाब से ही किया जाएगा। तो बेसिकली ये बच्चा था ओबीसी कैटेगरी से, बट जो सीट और सब कुछ एलोकेशन था वो जनरल कैटेगरी के हिसाब से हो गया। अब हम लिस्ट में आगे चलते हैं। अब जनरल का सर्विस एलोकेशन, कार्डर एलोकेशन हो गया एज अ जनरल कैंडिडेट। अब एससी की बात करते हैं। अब मान लो अगर इस कैंडिडेट ने किसी स्टेज पे जो मार्क्स अचीव किए हैं वो जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से नीचे थे, तो ये इन 100 वाली कैटेगरी में नहीं आएगा। तो इसको जो सर्विस एलोकेशन या इसका कार्डर एलोकेशन होगा वो अपनी कैटेगरी में ही होगा, तो इसको जनरल कैंडिडेट कंसिडर करके इसका वो प्रोसेस नहीं किया जाएगा। अब मान लो यहाँ एसटी कैंडिडेट पे आ जाते हैं। मान लो ये भी अगेन इस कैटेगरी में फॉल करता है। एज्यूम कर रहे हैं हम कि इसने भी जो मार्क्स अचीव किए हैं वो जनरल की कट ऑफ से ज्यादा थे और कोई भी एज रिलैक्सेशन या अटेम्प्ट्स के रिगार्डिंग कोई रिलैक्सेशन नहीं अवेल किया, तो इसको भी अब जनरल कैंडिडेट कंसिडर करके ही सर्विस एलोकेशन करने की कोशिश की जाएगी। अब मान लो इसने आईएएस पहली प्रेफरेंस भरी हुई है,
अब देखा जाएगा कि इसके रैंक पे जनरल कैटेगरी की सीट है आईएएस की, अगर है तो आईएएस अलॉट हो गया। अब ये पूरा का पूरा प्रोसेस सर्विस एलोकेशन का इन 900 कैंडिडेट्स के लिए डीओपीटी करेगी। इसमें से ये जो 100 कैंडिडेट्स होंगे, इनमें से कुछ कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी की सीट पे सर्विस एलोकेशन और कार्डर एलोकेशन लेंगे और कुछ अपनी कैटेगरी में लेंगे जिसमें उनको बेटर ऑप्शन मिल रही होगी। प्रोसेस इस तरह से डीओपीटी चलाएगा। अब हम मान लेते हैं कि इसमें से 15 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने जनरल कैटेगरी के अंदर ही सीट अलॉट करवाई, मतलब उन्होंने सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रखे हैं जनरल कैटेगरी के, और उनके रैंक पे उनकी प्रेफरेंस के हिसाब से सर्विस भी अवेलेबल थी जो उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी। यहां सिर्फ फर्स्ट की बात नहीं है, यहां पे ये भी देखा जाता है कि मान लो जनरल कैटेगरी में उसको जो सीट मिल रही है सर्विस एलोकेशन के टाइम पे वो उसकी फोर्थ प्रेफरेंस मिल रही है, बट अपनी कैटेगरी में उसको थर्ड प्रेफरेंस मिल रही है तो उसको अपनी कैटेगरी में दी जाएगी। तो हम मान लेते हैं कि 15 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने जनरल कैटेगरी के अंदर ही सीट और सारा का सारा ये जो एलोकेशन का प्रोसेस है अपना पूरा करवाया। अब इस पूरे प्रोसेस के बाद डीओपीटी वापस यूपीएससी को एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि हमने आपसे 1000 कैंडिडेट्स मांगे थे, आपने 900 भेजे थे, उनका हमने सर्विस एलोकेशन कर दिया। अब उनमें जो आपने 500 रिजर्व भेजे थे, 15 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने जनरल की सीट ली है, उन्होंने सारा क्राइटेरिया फुलफिल करके जनरल की सीट ली है। तो अब हमें जो रिमेनिंग 100 कैंडिडेट्स हैं उनका आप इस हिसाब से भेजिए कि उसमें 85 हो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स और 15 हो रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स, क्योंकि 15 रिजर्व्ड कैटेगरी की सीट्स अभी भी खाली पड़ी हैं, क्योंकि 15 कैंडिडेट्स रिजर्व कैटेगरी के जनरल कंसीडर कर लिए गए हैं, तो 15 और वैकेंसीज क्रिएट हो गई हैं, तो जनरल के लिए यहां 85 रह गई हैं। तो यूपीएससी जब फर्स्ट रिजल्ट डिक्लेयर करता है तो यूपीएससी ये बोलता है कि अगर मान लो 900 सीट्स का रिजल्ट डिक्लेयर किया और 100 सीट्स का रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं किया, तो यूपीएससी ये कहता है कि हम एक कंसोलिडेटेड मेरिट लिस्ट बना के बैठे हुए हैं जिसके अंदर 100 जनरल के बच्चे हैं और 100 रिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चे हैं, ये यही वाले हैं। और वो 100 क्यों रखे होते हैं कि मान लो 100 के 100 ही जनरल की सीट ले जाएं तो फिर बाद में डीओपीटी कहेगा कि 100 के 100 हमें रिजर्व कैटेगरी के ही बच्चे और भेजो, जबकि ऐसा नहीं होता है। जितने मेंटेन किए होते हैं उनमें से कुछ एक बच्चे ही हैं जो कि जनरल की सीट ले पाते हैं। तो फिर भी यूपीएससी ने टू बी ऑन द सेफर साइड इक्वल नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व करके रखी होती है, इक्वल नंबर ऑफ सीट्स के जो लिस्ट है वो रिजर्व करके रखी होती है। तो अब यूपीएससी क्या करेगा कि जो ये 100 की आगे फर्दर मेरिट लिस्ट है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स, इनमें से 85 जनरल के उठाएगा और रिजर्व कैटेगरी की जो अपनी मेरिट लिस्ट है और उसमें जो फर्दर बाइफर्केशन है रिजर्व कैटेगरीज की, उनके हिसाब से इनमें से 15 बच्चे वो उठाएगा और एक सेकेंड लिस्ट डिक्लेयर कर देगा जिसको बोला जाएगा कि रिजर्व लिस्ट डिक्लेयर हो गई है। ये रिजल्ट एक डिक्लेयर कर दिया जाएगा यूपीएससी की वेबसाइट पे और ये लिस्ट अब वापस डीओपीटी के पास जाएगी और डीओपीटी दोबारा से अब सर्विस एलोकेशन करेगा। तो ये है पूरा का पूरा प्रोसेस। थोड़ी सी इसमें टेक्निकलिटीज है बट अगर आप ध्यान से समझो तो कोई इतनी भी ज्यादा टेक्निकलिटीज नहीं है कि समझ नहीं आएंगे। आई होप आज के सेशन से आपको ये चीज क्लियर हो गई है। अगर आज का सेशन आपने अच्छे से समझ लिया ना तो आपके दिमाग में रिजर्व लिस्ट, सप्लीमेंट्री लिस्ट, इन चीजों से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहेगा और इससे रिलेटेड जो भी रूमर्स हैं वो आपको कभी भी इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। और ये चीज आपको पता होनी जरूरी भी है क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कि फर्स्ट लिस्ट में नहीं आ पाते 2, 3, 4 मार्क्स से और कई बार उनका नंबर लग जाता है रिजर्व लिस्ट के अंदर और इसमें उनको सर्विस वही अलॉट होंगी जो कि फर्स्ट लिस्ट के अंदर अलाइड सर्विसेज जिस तरह से अलॉट होती हैं सेम वैसे ही सर्विसेज अलॉट होंगी बट थोड़ा लेट सर्विस एलोकेशन होगा। तो बहुत स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज समझनी। दोस्तों आई होप आज के सेशन से आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। सो दोस्तों जब भी आप किसी मिशन पे लगे हो, किसी भी टारगेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो हमेशा उससे रिलेटेड हर बारीकी को अच्छे से समझो सो दैट कोई भी बाहर का इंसान आपको गुमराह ना कर पाए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी उससे रिलेटेड मिस ना करो। जय हिंद।